दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पॉलिश बॉर्न ब्रिटिश राइटर जोसेफ कॉनरेड की नोवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस का पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम नहीं करेंगे बल्कि उसको एनालाइज करेंगे। काफी सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ऐसा मानते हैं कि मैं सिर्फ समरी बताता हूं। दोस्तों वो 4 साल पहले बनाई हुई वीडियोस हैं जिनमें मैंने समरी बताई है और समरी भी एकदम एक्यूरेट थी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस नोवेल के एनालिसिस की। सही बात है, आपको नोवेल का मेन आइडिया, मेन थीम्स, बैकग्राउंड, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आपको जाकर कहानी समझ में आएगी। सिर्फ कहानी सुन ली इससे आपको मेन आइडिया समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं, सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। 1899 में, साल 1899 में एक पॉलिश बॉर्न ब्रिटिश राइटर जोसेफ कॉनरेड की एक किताब पूरी दुनिया के सामने आती है जो एक कल्ट क्लासिक किताब बन जाती है। आज भी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाई जाती है। इसका नाम था हार्ट ऑफ डार्कनेस। इस राइटर ने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग इस वर्क को तैयार किया था। इससे पहले भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स इसने किए थे, लेकिन ये जब बुक आई तो इसको क्रिटिकली काफ़ी सक्सेस मिली, क्योंकि बहुत कम एज में कॉनरेड खुद अनाथ हो गया था और अपने रिश्तेदारों की हेल्प से शिप्स में काम करना शुरू किया था। बड़ी मुश्किल से ब्रिटिश शिप्स के लिए इसको काम करने का मौका मिला और बाद में ब्रिटेन की सिटीजनशिप भी इसको मिल गई। नाम भी ब्रिटिश साउंडिंग के हिसाब से रख लिया। जो जोसेफ कॉनरेड है, ये नाम इसका पहले नहीं था, बाद में इसने अपना नाम अपनी साउंडिंग के हिसाब से, ब्रिटिश साउंडिंग के हिसाब से चेंज कर लिया। अब मैंने जोसेफ कॉनरेड के बारे में इतना ज़्यादा क्यों बताया बुक के बारे में बताने से पहले? क्योंकि दोस्तों इस राइटर के बारे में जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी है इस बुक को पढ़ने से पहले, क्योंकि जिस टाइम पर जोसेफ कॉनरेड राइटिंग कर रहे थे ना, उस टाइम पर यूरोप लड़ रहा था कॉलोनीज़ के लिए, ख़ास करके अफ्रीका के लिए। अफ्रीका पूरे यूरोप के लिए एक खजाना था। चाहे आप जर्मनी देख लो, चाहे ब्रिटेन देख लो, चाहे फ्रांस देख लो, सब के सब अफ्रीका पर जितना ज़्यादा हो सके अपना हक जमाना चाहते थे, अपनी कॉलोनीज़ बनाना चाहते थे, जिसको एक नाम दिया गया स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। इस टर्म को नोट कर लेना, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका क्या था। अफ्रीका को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कब्जाने की कोशिश में लगे हुए थे यूरोपियंस। अफ्रीका एक ऐसा इलाका था जहाँ कोई भी स्पेसिफिक धर्म फॉलो करने वाले लोग नहीं रहते थे जो उनको बांध कर रखे। जैसे इंडिया में हिंदू धर्म ने अलग अलग लोगों को बांध के रखा है, वैसे ही अरब कंट्रीज़ में मुस्लिम धर्म ने अलग अलग लोगों को बांध के रखा है। तो यूरोपियंस इन सब को तो कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन अफ्रीका में कबीले थे, वहाँ लोग बटे हुए थे छोटे छोटे ग्रुप्स में। इसलिए इनको मौका मिला यूरोपियंस को कि इनको कन्वर्ट कर लें, इनको सिविलाइज करने में ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा फोकस डाला जाए। लेकिन इन सब के पीछे इनकी एक चाल थी, इनको लूटने की। ये सब आज हमें पता चलता है। और उन्हीं अफ्रीका की कॉलोनीज़ में एक जगह थी बेल्जियम कॉन्गो, जहाँ पर ये नोवेल सेट है। दोस्तों इस इलाके की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। जोसेफ कॉनरेड जो इस बुक के राइटर हैं, वो खुद एज अ पायलट, एक स्टीम बोट के पायलट की तरह वहाँ पर काम करके आए थे। उन्हीं के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग इस नोवेल को लिखा गया है। बेल्जियन कॉन्गो, जिसका सच में यूरोपियंस ने बहुत बुरा हाल करके रखा था। वहाँ पर नेटिव अफ्रीकन्स लोगों को मतलब इंसान ही नहीं समझा जाता था। ये नोवेल कॉलोनाइजर्स की उसी हिपोक्रेसी को दुनिया के सामने हाईलाइट करती है। क्योंकि आप ध्यान देना, ये कॉलोनाइजर्स अपने यूरोप में ऐसा बोलते थे, यूरोपियंस को, अपने लोगों को ऐसा बोलते थे कि अफ्रीका से हमें कच्चा माल, पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम लोग अफ्रीकन लोगों को, जो कि जानवर की तरह रहते हैं, उनको सिविलाइज भी तो कर रहे हैं, पुण्य का काम भी तो कर रहे हैं ना। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस उन्हीं यूरोपियंस को जो ऐसा समझ के बैठे कि हमारे लोग वहाँ पर जाके लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं, उनको बताती है, पर्दाफाश करती है कि उनके लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। दोस्तों जितना तो इस नोवेल को तारीफ़ें मिली है, उससे बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसिज्म मिला है। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये लोग क्या करते थे वहाँ पर जाकर। दूसरी चीज़ ये कि नोवेल पढ़ते वक्त हमारे जो साथी बच्चे हैं उन सबको लगता है कि राइटर कॉलोनाइजेशन के डार्क साइड को दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर राइटर कुछ और ही दिखाने की कोशिश करता है। हमें जब पता चलता है कि यहाँ पर राइटर क्या दिखा रहा है, जो वाइट लोग यहाँ पर इन लोगों को कॉलोनाइज करने आए हैं ना,
ब्लैक लोगों को, उन वाइट लोगों की आत्मा पर क्या असर पड़ता है जब वो अपना देश छोड़कर अफ्रीका में जाते हैं, तो वो लोग कितना चेंज हो जाते हैं। जोसेफ कॉनरेड उन्होंने ज़्यादा अटेंशन इस बात पर नहीं दिया कि अफ्रीकन्स मर रहे हैं, वो लिविंग बींग्स हैं, उनको मारा जा रहा है, उन पर इतना अत्याचार हो रहा है। इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये नोवेल अलग है। चिनुआ अचेबे का नाम सुना है ना आपने? हाँ, अफ्रीकन राइटर, एक ब्लैक राइटर जिन्होंने जोसेफ कॉनरेड को एक लेक्चर के दौरान ब्लडी रेसिस्ट बोला था। तीसरी चीज़ ये कि ये नोवेल यूरोपियन सिविलाइजेशन के खोखलेपन को दिखाती है। अब देखो दोस्तों, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ, आप कान खोल के, आंखें खोल के, सारी सेंसेस, सारी इंद्रियों को खोल के सुनना। देखो, वैसे तो वाइट लोग बहुत बोलते हैं कि हम लोग बहुत सिविलाइज्ड हैं। ऐसा बोलते थे जब ये यहाँ पर आए थे। हमारे यहाँ पे लॉ है, कानून है जो हमने खुद ने बनाया है ताकि हम जानवर ना बनने पाएँ। हमारे पास धर्म है जिसको हम फॉलो करते हैं, चर्च में जाते हैं। लेकिन जब ये लोग अफ्रीका में जाते थे जंगलों में, तो उन जंगलों में जब इनके आसपास कोई लॉ नहीं होता था, तो ये भी जंगली जानवर बन जाते थे। क्यों? वहाँ पर कोई कानून नहीं है, पुलिस नहीं है, तो तुम्हें पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो तुम्हारे जो जी में आएगा वो करोगे तुम। जैसे इस नोवेल में एक कैरेक्टर ना, कर्ट्स। दोस्तों, कर्ट्स कोई काला आदमी नहीं है, ध्यान देना, ये वाइट मैन है ना, जो जब खुद को जंगल में अकेला समझता है कि यहाँ मुझे कौन कंट्रोल करने वाला है भाई, यहाँ कोई मुझे सजा देने वाला नहीं है, तो ये भी एक मॉन्स्टर बन जाता है, बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। छोटा हमारा मार्लो जो कहानी का मेन कैरेक्टर है, उसके मन में कर्ट्स सुनकर एक डीप डिजायर जागा कि यार ये बंदा कर्ट्स आखिर है कौन, इससे एक बार जिंदगी में मिलना है। कमाल का कैरेक्टर है जो इतनी सारे लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब सच में उस बंदे के बारे में इसको पता चलता है, उस बंदे से जब ये मिलता है, तो इसकी सारी उम्मीदें धराशायी हो जाती है। आइवरी एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा था यहाँ पर। ये बंदा हाथी दांत कलेक्ट करता था और उसके चक्कर में सोचो कितने हाथियों को मारता होगा ये। तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ हमें पता चलता है, जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है। ये जो कर्ट्स की बात चल रही है, इतनी तारीफ कर रहे हैं लोग, ये एक बड़ा मॉन्स्टर निकला जो मारकाट करता है। ये हीरो की तरह समझकर आया था, उसकी सारी उम्मीदें धराशायी हो जाती है। लोग इनको अनसिविलाइज्ड बोल रहे हैं, ब्लैक लोगों को। हम कहाँ तक सिविलाइज्ड हैं? उसे पता चलता है कि इंसान के दिलों में एक डार्कनेस है। तुम किसी इंसान को समझ नहीं सकते, दूसरे की तो क्या बात करें, आप अपने आप को अंदर से नहीं समझ सकते कि आप कितने डार्क हो। जब आपको मौका मिले तो आप क्या करोगे? कई लोग इस बुक को रेसिस्ट बुक मानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बुक दोनों साइड्स को होल्ड करती है। अगर इसने अफ्रीकन्स को इस तरीके से दिखाया है तो यूरोपियंस के भी खूब कान खींचे। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है सिंपल वर्ड्स के अंदर। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।